मार्च 2012 में एफबीआई ने शराब विशेषज्ञ रूडी कुर्नियावान को पकड़ा और एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया, जिसने आखिरकार 4 साल से चल रही एक लंबी जांच पर विराम लगा दिया। डिजाइनर सूट पहन के लंबोर्गिनी में घूमने वाला कुर्नियावान वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा होने का वो लोगों के सामने दिखावा करता था। वो दुनिया के कुछ बहुत ही रईस लोगों को बेवकूफ बना के उनसे लाखों डॉलर का घोटाला कर रहा था। कैसे? ठीक है, बताता हूँ। अपनी पसंदीदा शराब की बोतल खोलकर देख लीजिए और बैठ जाइए। इस कहानी में घपला, विश्वासघात और धोखाधड़ी सब कुछ है, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की और उसके परिवार की जिसने बैंकर्स और शराब के शौकीनों को बेवकूफ बनाकर उनके लाखों रुपयों का घोटाला कर दिया। आखिर क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें साल 2001 में वापस जाना पड़ेगा, जब अचानक अमेरिकी शराब नीलामी के क्षेत्रों पर एक रहस्यमय नया दावेदार दिखाई देने लगा। उसका नाम था रूडी कुर्नियावान और वो 2 साल पहले कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में एक अकाउंटिंग की पढ़ाई करने के लिए इंडोनेशिया से अमेरिका आया। शराब में उसकी रुचि के अलावा उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन वो देश के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक में फंसने वाले थे। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको रूडी के असली जुनून को समझना पड़ेगा। बरगंडीज के ये विशेषज्ञ रूप से पूर्वी फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र में उगाई जाने वाली वाइन है और ये बहुत ही महंगी है। बरगंडी विनियर्ड्स को सालों से एक ही परिवार के अलग अलग जनरेशन के लोग एक ही मिट्टी का उपयोग करके एक ही प्रकार के अंगूर को उगा करके बनाते आ रहे थे। कितना मजेदार रोमांटिक बात है ना। इतना रोमांटिक, कुछ लोग सिर्फ एक बोतल पर पूरी लग्जरी कार की कीमत लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ इसको सजा के रखने के लिए। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली बरगंडी में से एक रोमनी काउंटी की सिर्फ एक बोतल 2018 में 5,58,000 जैसे दिमाग दहला देने वाले दाम में बेची गई। आसान शब्दों में कहें तो एक शराब की कीमत खुद को बेच कर भी नहीं आने वाली भाई। इसलिए यूएस पहुंचने के कुछ ही समय के बाद एक जवान छात्र ने शराब के शौकीन लोगों के बीच फैंसी शराब की नीलामी में खर्च किए जाने वाली अनगिनत पैसों के लिए ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। नीलामी में भाग लेने के पहले 18 महीनों में वो पहले ही लगभग 3,000 बोतलें खरीद चुका था और 2006 तक ये खर्च बढ़कर हर महीने $1 मिलियन तक पहुंच गया था। जब भी कोई ऐसा नीलामी लौट आता, वो जितना चाहता होता है तब वो अपना पैडल एक बड़ी राशि के साथ उठा के रख देता और तब तक उसे नीचे नहीं उतारता था जब तक कि वो जीत नहीं जाता। बाप रे, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती। रोमिनी काउंटी के प्रति उनका लगाव इतना ज्यादा था कि उसने जिस बोतल पर हाथ रख दिया, मतलब उसको किसी भी हाल में छोड़ता नहीं था। इसी वजह से वो अपने साथियों के बीच डॉ काउंटी के नाम से जाना जाने लगा। अब अगर आप इन लोगों में से एक होते तो आप लोगों के बीच ऐसे अचानक एक रहस्यमय लड़का कहीं से आ जाता जिसके पास इतना ज्यादा पैसा था, तो जाहिर है आपके दिमाग में भी सवाल आता, ये आखिर आदमी है कौन और इसके पास इतने सारे पैसे कहां से है। ठीक है, हालांकि रूडी ने अपने फैमिली बिजनेस को छुपा के रखा, लेकिन उन्होंने सबको ये कहा था कि उन्हें इससे $1 मिलियन मासिक भत्ता मिलता है। सही बात है, बिल्कुल कोई गड़बड़ जैसे नहीं लग रहा है ना। लेकिन वो जितना रहस्यपूर्ण लग रहा था, सारे के सारे इस इंसान के प्रति आकर्षित थे। भले ही बाद में सबको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। वो भी बहुत ही चार्मिंग था, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान और बहुत ही प्यारा, और सब यही गुण आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सच बोल रहा हूँ, ये बात मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, है ना। क्या आपको पता है कि आपको वो कौन सी चीज आगे बहुत ले जा सकती है? ये लाइक और सब्सक्राइब बटन, इससे आप हमेशा मेरे बढ़िया कंटेंट से जुड़े रहेंगे। ये एक विन विन सीन है भाई हम दोनों के लिए। चलो कर दो और जल्दी से कहानी पर वापस चलते हैं। हाँ, तो रूडी ने सबसे पहले अपने करीबी शराब प्रेमी फ्रेंड सर्कल के लिए पार्टी होस्ट करने की शुरुआत की, जहां वो सबको महंगी शराब पिलाता था। ये सब बहुत ही अमीर लड़कों का क्लब था और उन्होंने महंगे पैसे देके शराब पीने में उनको कोई समस्या नहीं थी। मेरा मतलब है, ये लोग हर बार मिलने पर $1 लाख से $2 लाख तक शराब पीते थे। बाप रे, कितनी बड़ी राशि है। हर एक इंसान बारी बारी से वाइन खरीदता और रूडी ने इसे उन सभी महंगी महंगी बोतलों को बेचने का सही अवसर के रूप में चुना, जिन्हें वो अपने रहस्यमय फैमिली बिजनेस से पैसे इकट्ठे कर रहा था। जल्दी ये बात फैलनी शुरू हो गई कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे महंगी वाइन है, लेकिन वो जल्दी ही शराब पीने के शौकीन अपने करीबी लोगों की नजर में गंदा गिर गया था। भाई, ये लोग बहुत ही गुस्से में थे। आखिर किस बात से लोग इतने गुस्से में थे? जाहिर तौर पर वे लोग जब भी एक डिनर पार्टी में शराब की एक महंगी बोतल ले जाते और फिर हर किसी को पता चल जाता कि ये सब सस्ती बकवास शराब है। इन सभी को बड़े मजेदार तरीके से निक नाम से जाना जाता है, मिस्टर एंग्री, बिग बॉय और हॉलीवुड जेफ आदि। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि उन लोगों को रोने के लिए एक दूसरे का कंधा मिला, लेकिन लगता है कि इन लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तथा कथित एंग्री बॉयज के साथ नेटवर्किंग करके रूडी ने नीलामी के क्षेत्र पर धमाल मचाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक बोतल खरीदने के बजाय उन्होंने अमेरिकी बाजार में बेचने के लिए यूरोपीय मार्केट से पूरे तहखाने को ही खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने कुछ इतनी दुर्लभ बोतलें खरीदी कि उनको सच में पता नहीं चला कि उसकी कितनी क्वांटिटी अभी मार्केट में बची हुई है। इसकी वजह से अचानक इसकी कीमतों में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई। रूडी द्वारा पहली बार 2001 में वाइन खरीदना शुरू करने के 5 साल के बाद पुरानी बोतलों का मूल्य 2 गुने से अधिक हो गया और दुनिया भर में नीलामी की कुल बिक्री 3 गुना से अधिक $300 मिलियन हो गई। रोमनी काउंटी को एक केस अक्टूबर 2006 में
$1,61,000 में वो बिक गया, जो कि 6 महीने पहले की बिक्री से 44% अधिक है। कीमतों में इस अविश्वसनीय वृद्धि को देखकर रूडी ने इतनी सारी बोतलें बेचना शुरू कर दिया कि उसने उनसे लगभग $35 मिलियन की कमाई कर ली केवल 2 नीलामियों में। शानदार। रूडी ने शराब बाजार को हिला के रख दिया और फिर इससे बहुत सारा पैसा भी कमाया। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। अपने क्षेत्र के सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर राजा बन चुका था, लेकिन सभी राजाओं का पतन एक न एक दिन तो होता ही है। लगभग इसी समय रूडी के सामने कुछ विसंगतियां दिखाई देने लगी। 2006 में एकर, मैरल एंड कॉडेट के 2 रिकॉर्ड ब्रेकिंग नीलामी के दौरान कोर्नियावान ने 1947 के चेटो लाफियर के 8 मैग्नम बोतल बेचे। मैग्नम बहुत ही बड़े साइज की 5 लीटर की बोतलें होती हैं, जो नियमित आकार की बोतलों की तुलना में कहीं ज्यादा बिकती हैं, इसलिए वो खुद से बहुत खुश था। अब समस्या ये थी कि रिकॉर्ड के अनुसार इतने दुर्लभ मैग्नम का अभी तक सिर्फ 5 बोतल ही उत्पादन किया गया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि रूडी द्वारा बेचे गए 3 बोतल नकली थे। ये तो बड़ा उल्लू निकला भाई। संयोग से रूडी उस समय से बच गया, लेकिन फिर 2008 में कोर्नियावान और भी बड़ा उल्लू बन गया। उन्होंने क्लोज सेंट डेनिस ग्रैंड क्रू विंटेज के 7 बोतल को नीलामी में रख दिया। उनका इरादा था उनमें से हर बोतल $70,000 में बेचे। हालांकि जब शराब उत्पादक लॉरेंट पोन्सो ने इस बिक्री के बारे में सुना, उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रूडी जो कि दुर्लभ वाइन बेच रहा था 1945 और 1971 के बीच की थी, लेकिन पोन्सो ने 1982 तक ये वाइन बनाना शुरू भी नहीं किया। बाप रे। बिना समय बर्बाद किए पोन्सो ने फ्रांस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी और नीलामी में वस्तुओं को वापस लेने की मांग की। फिर भी चालू रूडी उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा और उनको बताया कि उसने गलती से नकली शराब खरीद ली थी। लेकिन अब तक लोगों के बीच में थोड़ा बहुत शक तो पैदा हो ही चुका था और पोन्सो अकेले नहीं थे जिन्होंने इसका टेस्ट खराब किया था। अरब तेल व्यवसायी बिल कोच को भी अपने शराब के कलेक्शन में कुछ तो अटपटी चीज होती हुई नजर आ रही थी। अब बिल के साथ पंगा लेना किसी को भारी पड़ सकता है। उसके पास एक विशाल 43,000 बोतल वाइन का कलेक्शन है और उनके साथ पहले भी घोटाला हो चुका है। 1980 के दशक में उन्होंने $1 लाख से अधिक की 4 बोतलें खरीदी थी, जो कि कथित तौर पर थॉमस जेफरसन की थी, और बाद में उनको पता लगा कि उनमें से 2 नकली थी। बाप रे। बहुत ही बड़े पैमाने के नुकसान भरने के बाद, अपने स्वाभिमान पर ठेस लगने के बाद, बिल ने तब से अपने पूरे कलेक्शन का निर्णय करने के लिए $35 मिलियन से अधिक का पैसा खर्च कर दिया, निजी जांचकर्ता रख लिए और नकली शराब बेचने वाले को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का जिम्मा ले लिया। बिल को शराब की दुनिया का बैटमैन समझ सकते हैं। अब वैसे भी 2005 में रूडी की खरीदी गई $30,000 की बोतल का निरीक्षण करने के बाद उसके जांचकर्ताओं ने महसूस किया कि ये नकली थी। फिर उनको 1934 के रोमानी कॉन्टेस के रूप में बेचे जाने वाली 2 और नकली बोतल मिली। दूसरे शब्दों में, रूडी की सिग्नेचर वाइन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, ज्यादा से ज्यादा नकली बोतल सामने आ रही थी, जब तक कि बिल को एहसास नहीं हुआ कि उसे $2 मिलियन से अधिक की ठगी का कारण समझा गया। अंदाजा लगाइए कि शक की सुई किसकी तरफ जा रही थी। जी हाँ, रूडी। इसलिए 2009 में बिल ने रूडी कोर्नियावान के खिलाफ मुकदमा दायर किया और इतने लंबे समय तक कानून से बचने के बाद हमारे चालाक शराब घोटालेबाज के लिए ये अंत की शुरुआत की तरह लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, रूडी को नकली शराब के धंधे के बारे में आइडिया कैसे मिला? मेरा मतलब, अगर ये आसान होता तो हर कोई इसको कर ना लेता। ठीक है, सिर्फ बोतल ही नकली बनाने से नहीं होगा, बल्कि बोतल के अंदर की सामग्री को भी बदलने की जरूरत है। हालांकि भले ही खरीदार इसे कभी ना खोले और संग्राहक तो शायद ही कभी गलती से खोलता। मतलब बोतल के अंदर पानी भी हो सकता है और उन्हें ये बात कभी भी नहीं पता चलेगी। किसी भी हाल में नहीं। रूडी ने सुनिश्चित किया कि उसकी नकली वाइन की टेस्ट बिल्कुल असली की तरह हो। लेकिन फिर भी मेरा मतलब है कि बिक्री के समय पर बोतल ही असली दिखे उतना जरूरी नहीं है। नकली शराब बनाने के लिए आमतौर पर 3 तरीके होते हैं और रूडी उन तीनों का ही उपयोग किया। पहला, जालसाजी, डुप्लीकेट लेबल प्रिंट करके, असली बोतल के डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करके, अपनी बोतलों को आकार देकर और कॉर्क को सील करके। स्कैमर एक ऐसी बोतल बना सकता है जो बिल्कुल असली बोतल की तरह लगे। हालांकि बोतल जितनी ज्यादा महंगी होगी उतनी ही ज्यादा जानकारी की आवश्यकता होगी। जैसे ला रोमानी ग्रैंड क्रू की कीमत $6,000 है। जब आप उस पर एक यूवी लाइट डालते हैं तो आप बोतल के ऊपर एक इनविजिबल लेबल देख पाएंगे। एक सस्ती नकली बोतल में स्याही बिल्कुल नहीं होगी और एक अच्छे नकली को सटीक रूप से बनाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर भले ही आपने सही लेबल बना भी लिया, आप एक पुरानी बोतल पर नया लेबल नहीं लगा सकते, जैसे आपने किसी सेल से उड़ाया था। ये एक 80 साल के आदमी के शरीर में एक बच्चे का चेहरा लगाने जैसा होगा। बहुत ही गलत है। मतलब कोई भी छोटी डिटेल्स भी पूरे ऑपरेशन को फेल कर सकती है, यहाँ तक कि लेबल को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गोंद का प्रकार भी। सच में रूडी की कुछ बोतलों में विशेषज्ञों को एल्मर के गोंद के निशान मिले, जो कि 1947 के बाद ही मार्केट में आया था, जबकि ये वाइन बोतलें 1858 के होने का दावा कर रही थी। बाप रे। नकली बोतल का पता लगाने का दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। बोतलों को बिल्कुल असली बोतल की तरह बनाने के बजाय आप उन पर बहुत पुराने डेट का लेबल चिपका सकते हैं, जिससे ये लगे कि वो बहुत ही दुर्लभ विंटेज वाइन है, असली शराब के बनने से भी पहले की डेटिंग करके। मतलब आप शराब की शौकीन लोगों को एकदम चकमा दे सकते हैं कि उन्हें ऐसा एक बैच मिल गया जिसके बारे में पहले किसी को पता ही नहीं चला था, जिसका मतलब ये है कि वो बड़ी रकम का भुगतान कर देंगे। ओहो, आप लोगों को याद है मैंने कहा था कि रूडी ने 1945 का क्लोज सेंट डेनिस की बोतलें बेची थी, जबकि इसे 1982 तक बनाया नहीं गया था? है दिमाग में?
अब नकली शराब बनाने का आखिरी तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों को थोड़ा गंदा करने से नहीं चूकते। कूड़ेदान की साफ सफाई, कभी कभी हाई एंड रेस्टोरेंट में जो बहुत सारी महंगी क्वालिटी वाइन बेचते हैं, जब वे उन्हें फेंकते हैं तो बोतलों को नष्ट नहीं करते। इसलिए अगर उन्हें किसी स्कैमर का हाथ इनमें से किसी एक पर भी पड़ जाए तो उन्हें नकली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बना बनाया ही मिल जाएगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसमें उसको भर दें, एक असली दिखने वाली कॉर्क और सील लगा दें और बस हो गया काम। आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। बहुत बढ़िया भाई, बधाइयाँ। और अगर रेस्टोरेंट वाले ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? हाँ हाँ, अपने अमीर दोस्तों को महंगी वाइन लेके पार्टी हाउस में बुलाना शुरू कर दीजिए। बात यह है कि रूडी अपने अमीर दोस्तों के लाई हुए वाइन की खाली बोतल को अपने पास इकट्ठा कर लेता। अगर कोई उससे पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो बस यही कहता कि उसे बोतल पर नोट लिखना पसंद है, कि उसने अपने किसी दोस्त के साथ ये बोतल शेयर की थी। अब इन अमीर जादों को बिल्कुल भड़कने लग पाई कि रूडी अपने मनगढ़ंत तरीके से इनको बेचकर पैसे कमा रहा था, जिन्हें वे कूड़ेदान में फेंक देते थे। टेस्टी डस्टबिन। हाँ, उसके बाद उन लोगों के पास सच में नाराज होने की कोई वजह नहीं होती, अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगती तो। लेकिन निश्चित रूप से रूडी के धोखे ज्यादा दिन के लिए नहीं रहे। बिल कोच द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के 3 साल के बाद FBI को आखिरकार रूडी के घर पर छापा मारने की अनुमति मिल गई और उसके घर पर छापा मारने के बाद चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ। ये एक बड़ा स्कैम था। दर्जनों खाली बोतलें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। उनके बुक शेल्फ भी वाइन बोतलों से भरे हुए थे और पूरे घर में डेस्क और टेबल पर 18,000 से अधिक लेबल पड़े थे। उनमें से लगभग सभी के सब नकली थे और उनके साथ अनगिनत नोट थे जिस पर इन लेबल्स को सही तरीके से बनाने के तरीके लिखे हुए थे। बोतलें हालांकि अलमारियों तक ही सीमित नहीं थी, वे हर जगह थी। कुछ बोतलों में से लेबल हटाने के लिए सिंक में डालकर रखा गया और बाकी कुछ पास में रखे नोट्स के साथ मैच करने के लिए रखा गया था कि कैसे विंटेज के रूप में इसको तैयार किया जाए। आपको बता दें, रूडी सस्ते वाइन का इस्तेमाल करके बस भगवान के भरोसे चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, ये एक जबरदस्त ऑपरेशन था जिसे सिर्फ और सिर्फ रूडी जैसे शातिर दिमाग वाले किसी इंसान ने ही पूरा किया था। मतलब अपने इस चालाक काम के लिए रूडी के पास सच में बहुत ही असाधारण टैलेंट था और आंखों में पट्टी बांध के भी किसी भी वाइन की टेस्ट असली से वो पहचान लेता था। यह आदमी अपने काम को बहुत अच्छे से जानता था और यही वजह है कि जिसके कारण वो इतने लंबे समय तक बचा रहा। जिस किसी ने भी उसकी वाइन को चखा, उन लोगों ने कहा कि उन्हें पुरानी वाइन के स्वाद के साथ साथ एक बहुत ही नएपन का भी टेस्ट मिल रहा है, और ये लोग बिल्कुल सही भी थे। रूडी पुराने वाणिज्यिक ग्रैंड फ्रेंच वाइन लेते थे और कुछ नए अमेरिकी वाइन में मिलाकर मार्केट में मिलने वाली सबसे महंगी वाइन की रेप्लिका बनाते थे। यही वजह है कि शराब के शौकीन लोगों को अपनी बोतल खोने से भी ये समझ पाना मुश्किल था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा क्योंकि रूडी की कुछ कुछ वाइन कलेक्शंस बहुत ही दुर्लभ थी, तो लोगों को वैसे भी नहीं पता था कि आखिर उस वाइन का टेस्ट कैसा हो सकता था। लेकिन इसके अलावा भी सब के सब चुप रहने के लिए बहुत बड़ी वजह भी थी जिसने इतने लंबे समय तक रूडी की रक्षा की। इससे आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको अपने घर पर बुला के आपके सामने $14,000 की वाइन की बोतल खोलेगा तो क्या आप उस पर नकली होने का आरोप लगाएंगे? ये उनके लिए अतिथि और उनकी उदारता का अपमान करने जैसा होगा। इसलिए रूडी द्वारा बेची गई अधिकांश नकली शराब का कभी पता नहीं चल पाया। दूसरी वजह है रीसेलिंग। अगर आपको पता है कि आपने गलती से नकली वाइन खरीद ली है तो आप एक ऐसा खरीदार ढूंढेंगे जिसको इस वाइन के बारे में कम जानकारी हो, उसको बेच देंगे और उस तरह से अपने पैसों का भुगतान हो जाएगा। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि आप कभी नहीं फंसेंगे। और इसी तरह से ये बोतलें एक जगह से दूसरी जगह में फैल गई और इसलिए पता लगाना मुश्किल हो गया कि कहानी की शुरुआत किसने की थी, और इसलिए जड़ तक पहुंचने के लिए असली फ्रॉड को पकड़ने के लिए सालों साल लग गए। भाई मैं तो इसे बिच्छू का खेल ही कहूंगा। हालांकि जब ये बिच्छू का खेल शिकार होने लगा, वही लोग शिकार हो सकते हैं जो बिल कोच या लॉरेंट पॉसो की तरह नहीं है। दिसंबर 2013 में रूडी मुकदमा खो गया जो कि कोच ने उस पर लगाया था, बल्कि पूरा मामला और भी गंभीर अदालती मुकाबले में फंस गया। शपथ के तहत रूडी के अपने निजी जिंदगी को चुपके रखने की सारी कोशिशों को पानी में मिला दिया गया। 1976 में इंडोनेशिया के जकार्ता में जन्मे रूडी उतने असली थे जितने की उनकी वाइन। उनके जन्म का नाम रूडी कुर्नियावान बिल्कुल नहीं था, उनका नाम था जेन वांग हुआंग। उनके चीनी पिता ने इंडोनेशिया में उन लोगों के जीवन को साधारण करने में मदद करने के लिए उनका नाम बदलकर कुर्निवायान कर दिया। इसलिए भी था संभव था क्योंकि इंडोनेशिया में चीनी लोगों के साथ खराब व्यवहार किया जाता था। रूडी 1998 में स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका चले गए। 2001 तक वहां राजनीतिक शरण मांग रहे थे। हालांकि उनकी सभी अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही रूडी एक अवैध विदेशी के रूप में डटे रहे। सफलतापूर्वक अपनी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट को भी चकमा दे दिया, लेकिन फिर भी देश को छोड़ने में असमर्थ रहे। हालांकि उसके वीजा से यह पता चल रहा था कि अपराध सिर्फ रूडी की विशेषता नहीं थी, धोखाधड़ी तो भाई उसकी फैमिली बिजनेस था। आपको बता दूं, जांचकर्ताओं ने पाया कि वीजा जारी करने वाले का पता जकार्ता में जालान गजय माडा पर स्थित एक शॉपिंग प्लाजा था। यह अनिवार्य रूप से एक छोटा स्ट्रिप मॉल है जिसमें एक हार्डवेयर स्टोर और कुछ छोटी दुकानें हैं। किसी के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अजीब जगह है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि जो कथित तौर पर प्रॉपर्टी का मालिक था वो कौन था। रूडी ने अपने परिवार के इतिहास को छुपा के रखने के लिए काफी कुछ किया था और इससे हम जल्दी समझ भी जाएंगे क्यों। मॉल का मालिक रूडी के मामा हेंद्र राह रजा थे। 1990 के दशक में
हेंड्रा 2 बड़े इंडोनेशियाई बैंकों के अध्यक्ष बने, जिन्होंने उन्हें $1.4 बिलियन की संपत्ति का इंचार्ज बनाया था। हालांकि 1997 में जब देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तब हेंड्रा ने ये सब कुछ बेच दिया, सारे पैसे उड़ा दिए और $9.3 बिलियन रुपए को अपने निजी खाते में छुपा दिया। बाप रे, आप लोगों में से कितने लोग ये मानना चाहेंगे कि उन लोगों ने एक पूरे देश को लूट लिया था? हेंड्रा को अंततः 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सजा के लिए जकार्ता वापस भेजे जाने से पहले ही उन्हें कैंसर हो गया। क्या बोले अब। और इनके परिवार का अपराध की दुनिया से नाता यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। रूडी के दूसरे चाचा एडी टेंसिल ने अवैध रूप से $420 मिलियन हड़प लिए थे। बाप रे, ये योजना बिल्कुल भी आसान नहीं थी। वो अपने व्यवसाय को बीमा के रूप में पेश करके बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करते थे, लोन के पैसे को अपनी जेब में डालते थे, फिर अपने व्यवसायों को बैंकरप्ट घोषित करके उधार ली गई नकदी लेकर भाग जाते थे। ये आप लोगों को सच में बहुत ही मजेदार लगेगा जब आपको पता चलेगा कि बैंकरप्ट बिजनेस आखिर में थे क्या। एक शराब की भट्टी, मतलब उसी परिवार में एक और शराब स्कैमर। क्या ये सिर्फ मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि रूडी जो कुछ कर रहा था ये इनसे आया होगा? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये अब बकवास बात लग रही है, लेकिन रूडी का पैसा कहीं से तो आना ही था। मुझे लगता है कि उनके परिवार की ये गलत कमाई को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन सब के साथ साथ और पाए गए फिजिकल प्रमाण के साथ रूडी को दोषी करार देने में 9 दिन लगे। उन पर वायर फ्रॉड, मेल फ्रॉड और यूएस में वाइन फ्रॉड का पहला और अब तक का एकमात्र आरोप लगाया गया था। 7 अगस्त 2014 को उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। तो रूडी के लिए अपनी आज़ादी का त्याग करने के लिए कितना पैसा पर्याप्त था? उसने असल में अपने इस महान काम से कितना कमाया था भाई? ठीक है, उसकी $3 लाख की लैम्बोर्गिनी, $5,35,000 की डिजाइनर घड़ियां और $8 मिलियन की विशाल हवेली निश्चित रूप से ऐसा जिंदगी है जिसे वो स्वर्ग में भी जीवन जीने की बात करेगा। लेकिन उसके बैंक के खातों ने कुछ और ही कहानी बयां की। रूडी चिल्लर भिखारी था। 2004 और 2011 के बीच उनके ये फालतू खर्चे की वजह से $40 मिलियन का क्रेडिट कार्ड बिल आया, इसलिए शराब बेच के वो जितना भी कमाता था वो सीधे उस कर्ज को चुकाने में चला जाता था। बिल्कुल गलत बात है। फिर मुकदमे को हारने के बाद रूडी को पीड़ितों को हर्जाने के रूप में लगभग $30 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया, लेकिन वो शराब व्यापारी एकर मेराल और कॉन्डिट से लिया गया $10 मिलियन का लोन भी वापस नहीं कर पाया। और वो ऑयल मर्चेंट बिल कोच याद है ना आप लोगों को? रूडी को उन्हें $3 मिलियन देने का आदेश दिया गया। कुल मिलाकर ये एक मर के भी नहीं चुकाया जाने वाला लोन था। इन सब का पूरा भुगतान करने में मदद करने के लिए अधिकारियों ने जनवरी 2015 में रूडी के सारे वाइन कलेक्शंस को जब्त कर लिया, लेकिन उससे भी वे सिर्फ $1.5 मिलियन ही जुटा पाए। यहाँ तक कि सवाल है उसने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब सिर्फ रूडी दे सकता है। क्या अपराध की दुनिया से उसका पारिवारिक संबंध इसकी वजह थी? हाँ भाई, मैं मानता हूँ खून बरगंडी से ज्यादा गहरा होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि रूडी कुर्निवायान एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का शौकीन रहा हो, कुछ ऐसा जो इंडोनेशिया में रहने के दौरान उसके पास कभी नहीं था। शायद वो उस जीवन शैली से इतना उब गया था कि वो खुद को उस माहौल से तेजी से बाहर निकालना चाहता था, एक ऐसे जैसे उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। हमें शायद सही वजह कभी पता नहीं चल पाएगी। हालांकि इन सबसे भी कुछ बड़े सवाल दिमाग में आते हैं, जैसे कि रूडी ने अकेले पूरे ऑपरेशन को कैसे पूरा किया। जाहिर तौर पर सिर्फ एक नकली बोतल बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। आपको मोम को पिघलाना होता है, बोतल को साफ करना होता है, उस पर एक नया लेबल चिपकाना होता है, फिर उसके ऊपर से मोम लगानी होती है और इसको साफ भी करना होता ताकि ये पुरानी ना दिखे। और ये मानते हुए कि आपने और भी बहुत सारी बोतलों को पहले से अपने यहाँ पर जमा किया हुआ है। रूडी ने अनगिनत ऐसी बोतलें बेची हैं, लगभग 15,000 बोतलें। अगर रूडी बिना एक दिन का भी ब्रेक लिए हर दिन 8 घंटे काम करता तो भी इतनी सेल करने के लिए उन्हें लगभग 5 साल लग जाते। उसके अलावा बोतल को बनाने के लिए सही फॉर्मूला ढूंढना, नकली लेबल, कॉक डिजाइन करने से लेकर नीलामी और ग्राहकों के साथ मीटिंग करना, ये काम अकेले कर पाना एक अकेले इंसान के लिए संभव नहीं है। तो फिर रूडी ही एकमात्र इंसान क्यों थे जिसे गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया? हाँ, दूसरा सवाल ये भी उठता है कि नीलामी ग्रहों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई? रूडी ने बड़े आराम से ऑक्शन हाउसेस के इतने सावधानी से परखने वाली प्रक्रियाओं को भी पास करके अपने बिना चिप वाली लाखों डॉलर की वाइन की धोखाधड़ी की। भले ही रूडी की नकली वाइन कितनी भी अच्छी थी, अगर कोई विंटेज वाइन जो दशकों पुरानी होने का दावा कर रही थी तो उसे पहचानने के लिए कोई बहुत बड़े तीसमार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बात ऐसी है कि एकर, मार्शल एंड कॉन्डिट रूडी के वाइन ऑक्शन से 20% प्रॉफिट कमाते थे, और अगर वाइन मार्केट में सेल ज्यादा हो तो जाहिर तौर पर इनकी भी ज्यादा कमाई होगी, है ना? मतलब इससे वो लोग रूडी से ज्यादा पैसा कमाते। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग रूडी के वाइन बोतलों में नकली लेबल चिपकाने में मदद कर रहे थे, लेकिन लोगों ने रूडी की नकली वाइन को बढ़िया बताने का अपना एक्सपर्ट ओपिनियन तो जरूर दिया था। आप असल में कितने बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं? मेरा मतलब है कि उन्होंने रूडी को कम से कम $10 मिलियन का भी लोन दिया था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को भी ये बात पता थी कि बिल कोच को निश्चित रूप से इस बात की बना के? हाँ, उन्होंने एकर, मेराल और कॉन्डिट को भी मुकदमे में खींचा, ये दावा करते हुए कि उन्होंने उनसे 200 से अधिक नकली बोतलें $2 मिलियन से अधिक में खरीदी थी। उनमें से लगभग सभी को वो रूडी कुर्नियावान के जरिए से मिला था। 6 साल के बाद वे लोग एक अज्ञात राशि के साथ अदालत के बाहर बिल के समझौते पर पहुंचे। बस उतना ही हुआ। वो लोग सिर्फ एक छोटे जुर्माने के साथ छूट गए, जबकि रूडी को 10 साल की सजा मिली। मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं इस समय रूडी का बचाव कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। आप दूसरों को घिसाएंगे तो पक्का पिसेंगे।
क्या राम बनाई मैंने। हालांकि जिन लोगों के साथ घोटाला हुआ उनके प्रति सहानुभूति महसूस करना भी थोड़ा कठिन है। बिल कोच को ही ले लो, उन्होंने अपने जीवन के लगभग 4 दशक बस यूं ही करोड़ों डॉलर खर्च करके बिता दिए, जिसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा इस घपले में नहीं लुटा गया। तो ये कोर्ट कचहरी किसके लिए हुई? क्या वो सच में जो सही है उसके लिए खड़े थे, या सिर्फ ठगे जाने से उसके अभिमान को ठेस पहुंची? और रूडी के तथाकथित नवाबों के ग्रुप के लिए ठीक है, वो लोग खानदानी अमीर लोग हैं जिन्हें एक रात में अधिकांश अमेरिकियों के साल भर के सैलरी से 4 गुना ज्यादा उड़ने से एक किक मिलती थी। वे लोग निश्चित रूप से रूडी की वजह से गरीब नहीं हुए होंगे, और मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी बिल्कुल मजे में होंगे। और अगर रूडी की बात करें तो खैर, रूडी को 10 साल की सजा में से 9 साल की सजा काटने के बाद 2021 में जेल से रिहा कर दिया गया। इस बरगंडी प्रेमी को रिहा होने के कुछ समय बाद ही इंडोनेशिया भेज दिया गया, और वो तब से एक लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहा है। हम नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि शराब उद्योग में बहुत घोटाला चल रहा है, और ये संभव है कि आज भी रूडी के हजारों नकली वाइन लोगों के घरों में धूल जमा कर रही हैं, और उन सभी को जड़ से खत्म करना एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है। रूडी के चले जाने के बाद अभी भी 3 अरब डॉलर का नकली शराब उद्योग का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब हर 5 में से कम 1 बोतल नकली है। हे भगवान! इसलिए रूडी को रोकने से नकली शराब का ये बड़ा मुद्दा हल नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी संभव हुआ भी नहीं। हमें ये तो नहीं पता कि क्या रूडी कुर्नियावान का सच में अंत हुआ है या नहीं, है ना? क्या बोलूं यार, इन सब के बाद मुझे अभी खुद एक गिलास की जरूरत पड़ने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप लोग भी रूडी के जाल में फंस गए होते, या आप लोगों को बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं होता? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।